पसीने की बदबू ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं है और आदमी सोचता है कि शायद ये कभी ठीक भी नहीं होगी, इसलिए उसके लिए सोचता भी नहीं है कि मैं इसके लिए कोई इलाज करवाऊं। आयुर्वेद में पसीने की बदबू का 100% इलाज है और वह यह कि आप सुबह सुबह खाली पेट 5 से 10 पत्ते शीशम के और 5 से 10 पत्ते बेल के, इनको लेकर के इसका या तो मिक्सी में डाल करके शरबत जैसा बना ले या सिरबट्टे पर इसको पीस करके इसकी चटनी जैसा बना ले, फिर पानी में घोल करके पी ले। ऐसा ये सेवन करने से करीब 5-10 दिन के अंदर आपकी पसीने की बदबू कम हो जाएगी और 15 दिन से लेकर के 1 महीने ये सेवन करने से आपके पसीने की बदबू 100% अच्छी हो जाएगी। जिनके पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू आती है वो सुबह कायाकल्पटी और गिलोय घनवटी 1-1 या 2-2 गोली और कायाकल्पटी 2-2 गोली ये खाली पेट पानी से ले लिया करें और खाने के बाद महामंजिष्ठ अध्यारिष्ट और खदिरारिष्ट 4-4 चम्मच दवा और पानी मिला करके पी ले। इससे भी पसीने की बदबू 100% अच्छी हो जाती है। गेहूं के जवारे का रस और एलोवेरा आंवला जूस ये सुबह सुबह खाली पेट आप 2 से 4 चम्मच आंवला का जूस, 2 से 4 चम्मच एलोवेरा का जूस और करीब 25 से 50 ml व्हीट ग्रास, या आप अपने घर में ही गेहूं बो करके उसका जो हरा घास होता है उसको पी लेते हैं तो उससे पसीने की बदबू भी खत्म हो जाती है। और शरीर में जिनको जलन होती है, बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी रहती है, उससे भी आप छुटकारा पा लेते हैं। सुबह सुबह उठ करके पानी ज़रूर पिया करें जिनको भी पसीने से बदबू आती है उनके लिए। और पसीने की बदबू को कम करने के लिए आप गिलोय का रस भी पी सकते हैं और कायाकल्प क्वाथ भी उबाल करके पी सकते हैं, इससे भी पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। जिनको भी पसीने में बदबू आती है उनके लिए ज़रूरी है कि वो नमक और मीठा कम लें और बैंगन और इस तरह की सब्जियां जो आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाती हैं उनसे बचें। पसीने की बदबू यानी बॉडी ऑर्डर के लिए प्राणायाम का अभ्यास भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। प्राणायाम के करने से पूरे शरीर की, चित्त की, मन की पूरी शुद्धि हो जाती है, इसलिए प्राणायाम जरूर करें जिनको भी पसीने में बदबू की प्रॉब्लम है। भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट, अनुलोम विलोम प्राणायाम 10-15 मिनट, और बच्चों को, जवानों को ये प्रॉब्लम है तो वो सुबह सुबह दौड़ भी लगा लेंगे तो उससे शरीर का व्यायाम भी हो जाएगा और पसीने की बदबू दूर होने के साथ साथ में शरीर की जलन दूर होने के साथ साथ में किसी भी तरह का चर्म रोग होगा वह भी दूर हो जाएगा। कान का बहना, कान में पस आना, कान के पर्दे में छिद्र हो जाना। अब एलोपैथी में इसका इलाज है कि उसका ऑपरेशन करते हैं और कई बार वो भी सक्सेस नहीं होता है और ज़िंदगी भर के लिए फिर कान से बदबू निकलती रहती है, उसमें दुर्गंध भी बहुत ज़्यादा आती है। किसी से मिलने के लिए जब जाते हैं तब भी बहुत संकोच होता है और कान में रुई डाल करके रखनी पड़ती है। कई तरह के इत्र यूज करते हैं और उससे भी फिर कोई लाभ तो होता नहीं है। तो क्या करें? कान के पर्दे में छेद 100% भर जाता है प्राणायाम के करने से। कपालभाति या अनुलोम विलोम 15-15, 20-20 मिनट करें और कान का एक पॉइंट होता है, सबसे छोटी उंगली और इसकी पांच वाली उंगली, कनिष्ठा और यह रिंग फिंगर, अनामिका, इनके नीचे यह पॉइंट होता है। दोनों हाथों में इस पॉइंट को दबाएं और चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत रसायन और सारी वाद्यावटी 1-1 गोली सुबह शाम पानी के साथ खाने के बाद ले लें। ये गोलियों का सेवन करने से, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से और अकुप्रेशर करने से
जिनका 15-15, 20-20 साल से कान बहता था, कान के पर्दे में जिनको छेद था, उनको हमने 100% अच्छा किया है। किसी किसी को तो बचपन से बाय बर्थ ये कान के पर्दे में छेद होता है। कोई बच्चे जो तालाब में नहाने से, नहर में नहाने से अथवा स्विमिंग पूल में नहाने से कान के अंदर पानी गया और उससे भी कान बहना शुरू हो जाता है। कई बार कोई चोट लगने से या कोई तिनका अंदर जाने गया और हमने खुजाते खुजाते कान के पर्दे में छेद कर दिया। अपने खुद भी नादानी से, मूर्खता से ऐसा कर देते हैं कुछ लोग, कान खुजाते खुजाते छेद कर लेते हैं। या स्कूल में जो है पढ़ रहे थे, माता पिता ने या अध्यापक ने जोर से थप्पड़ मार दिया, उससे भी कान का पर्दा फट जाता है। और आप जो इलाज बताए इसको करेंगे तो इससे वो 100% अच्छा हो जाता है। कान में जिनको दर्द बहुत अधिक होता है और कान के अंदर फुंसी भी हो जाती है, तो उसके लिए, कान के अंदर फुंसी है तो उसके लिए कायाकल्प तेल थोड़ा सा लगा दिया करें। और कायाकल्प पट्टी भी फिर खा सकते हैं, गिलोय घनवटी भी सुबह शाम, उससे बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा यदि कान के अंदर फुंसी आती है तो आरोग्यवटी भी साथ में ले सकते हैं। और जिनको कान के अंदर दर्द होता है उसके लिए सुदर्शन एक पौधा होता है, उस सुदर्शन का अर्क कान में डाल सकते हैं, अथवा सुदर्शन का पत्ता लिया और उसको आग पर सेक लिया और उसमें से ऐसे बस हाथ से निचोड़ देंगे तो बस एक बूंद ऐसे कान के अंदर डाल दिया, उससे कान का दर्द तुरंत अच्छा हो जाता है। मुंह में छाला होना ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जिनकी पित्त की प्रकृति है और कई बार सामान्य लोगों को भी मैंने देखा, शरीर में जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो मुंह में छाले हो जाते हैं। और किसी किसी को तो इतने छाले हो जाते हैं, दोनों गाल अंदर से भर जाते हैं और बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। और ये छाले लंबे समय तक रहें तो फिर आदमी डर जाता है कहीं कैंसर ना हो जाए। तो मुंह के अंदर छालों का होना और किसी भी तरह का और इन्फेक्शन, फंगस की प्रॉब्लम, ये बहुत तरह की ऐसी दिक्कतें होती हैं। क्या करें उसके लिए? सबसे पहला उपाय, सुबह उठ करके खाली पेट पानी पिया करें और व्हीट ग्रास और एलोवेरा जूस और गिलोय का पानी, या नहीं तो गिलोय की गोली भी खा सकते हैं। व्हीट ग्रास, गिलोय और एलोवेरा ये सुबह खाली पेट पीते हैं तो इससे छालों में 100% लाभ होता है। जिनको भी छालों की प्रॉब्लम होती है वो सारी गर्म चीज़ें बंद कर दें, सलाद ज़्यादा खाया करें, अंकुरित अन्न लिया करें और पका हुआ कम खाया करें, कच्चा ज़्यादा खाया करें। इससे 100% छाले में लाभ होता है। और छाले के लिए एक घरेलू नुस्खा आपको बताता हूं। नीला थोथा आपको किसी पंसारी के यहां से मिल जाता है। नीला थोथा को तवे के ऊपर डाल करके जब सेक लेते हैं तो पहले थोड़ा सा एक बार पानी पानी जैसा होता है, बाद में वो ड्राई हो जाता है, थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। अब ये जो नीला थोथा जो आपने भून लिया तवे के ऊपर, इस एक चुटकी भर नीला थोथा लिया और उसको करीब ऐसे ही 1 चम्मच पानी में मिला दे और फिर उसमें रुइया भिगो करके, कॉटन भिगो करके, और उसको जहाँ छाला हो रहा है वहाँ लगा दीजिए। जैसे यहाँ हो रहा है होठ के नीचे या गाल में जहाँ हो रहा है वहाँ उसको लगा दिया थोड़ी देर ऐसे। और उस समय फिर जो पानी निकलेगा तो करीब 3 से 5 मिनट जो भी पानी निकल रहा है उसको बाहर निकलने दीजिए। बहुत पानी निकलेगा और छाला एक ही बार में अच्छा हो जाएगा। हम तो ये छाले के लिए पानी बना करके रखते थे और अपने शिविरों में ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों रोगियों को बस ऐसे ही हम दे दिया करते थे कि ठीक है ये लगा लो, एक ही बार में छाला ठीक। और इससे 100% छाला अच्छा हो जाता है। बस पानी बाहर निकालना है, ये आपको सावधानी जरूर रखनी है। शीशम के पत्ते और बिल्व पत्र, 5 से 10 पत्ते शीशम के और 5 से 10 पत्ते बेल के, उनको भी सुबह सुबह पीस करके शरबत की तरह उनको पीने से 100% छालों में लाभ होता है। जिनको भी छाला की प्रॉब्लम हो वे प्राणायाम में, सभी प्राणायाम तो करें ही करें, इसमें गर्मी को कम करने के लिए शीतकारी प्राणायाम भी जरूर किया करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ शीतली, मुंह से अंदर लिया, नाक से छोड़ दिया, फिर
ये शीतकारी, दांत बंद और होठ खोल करके मुंह से श्वास लिया और नाक से थोड़ी देर रोकने के बाद ऐसे छोड़ दिया। चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं से लिया, साउंडलेस ब्रीदिंग, बाएं से बाहर करके थोड़ी देर अंदर रोक करके रखा और दाएं से श्वास को फिर बाहर छोड़ दिया। ये प्राणायाम करने से भी मुंह के छालों में और शरीर की किसी भी तरह की गर्मी होती है उसमें बहुत ज्यादा लाभ होता है। पूरी दुनिया ऑटोमाइजेशन पर जा रही है और ऐसे में ऑटोइम्यून डिजीज भी बढ़ती जा रही है। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जा रही है और उसी के परिणाम स्वरूप ऑटोइम्यून डिजीज पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। हाँ, प्राणायाम के करने से ऑटोइम्यून डिजीज अच्छी हो जाती है। ऑटोइम्यून डिजीज होने से किसी को पूरे शरीर में पेन होने लगता है, उसको अर्थराइटिस आप चेक करेंगे तो नॉर्मल मिलेगा, उसका आर इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा, उसका ESR नॉर्मल होगा, उसका यूरिक एसिड नॉर्मल होगा, ऑस्टियोब्लास्टस और क्लासिस की सब नॉर्मल है, लेकिन पूरे शरीर में भयंकर दर्द है। किसी किसी को ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से फिर बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, किसी किसी को फिर आंखों की प्रॉब्लम, किसी को स्किन डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिजीज से शरीर में कहीं पर भी कोई दुष्प्रभाव हो सकता है और जो बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स हैं वो आपके खराब हो सकते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से पूरा हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। क्या करें? प्राणायाम के अलावा कोई दूसरा इलाज है ही नहीं। प्राणायाम करें और सुबह शाम व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और नीम का सेवन करें। व्हीट ग्रास और एलोवेरा 25 से 50 ml, गिलोय की करीब 1 फीट की डंडी या 1 चम्मच इसका पाउडर, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते नीम के, 2-2 गोली सुबह शाम गिलोय घनवटी खा लेते हैं। इससे भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। अश्वगंधा कैप्सूल 1-1 सुबह शाम और शिलाजीत का कैप्सूल 1-1 सुबह शाम, ये भी लेने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली और कौच के बीज, ये भी हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। इससे भी हम ऑटोइम्यून डिजीज से मुक्त हो जाते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज को दूर करने के लिए 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 15 मिनट से आधा घंटा कपालभाति और 15 मिनट से आधा घंटा अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम बहुत जरूरी है। ऑटोइम्यून डिजीज के लिए 15 मिनट से 30 मिनट कपालभाति और 15 से 30 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। पांच मिनट किया, फिर 1 मिनट गैप दिया और फिर 5 मिनट किया और बाद में प्रैक्टिस के बाद आप लगातार आधा घंटा भी कर सकते हैं और इसी तरह से अनुलोम विलोम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत और बाद में श्वासों पर ध्यान, ये 8 प्राणायाम ऑटोइम्यून सिस्टम को 100% अच्छा कर देते हैं, हेल्दी कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। SLE और MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। SLE की प्रॉब्लम होने से लीवर, किडनी, हार्ट और पूरा हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम ध्वस्त हो जाता है और किसी किसी को मैंने देखा SLE की प्रॉब्लम से आंखें चली गई, किसी को पैरालिसिस हो जाता है और जो है हाथों से लिखा नहीं जाता है, चलने की भी प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या करें SLE के रोगी? SLE के रोगी और MS के रोगी नित्य प्रति 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-15 मिनट नहीं, आधा घंटा धीरे धीरे बढ़ाएं। 15 दिन से लेकर के 1 महीने में आप आधा घंटा
कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का अभ्यास कर लेते हैं। तो भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा, बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, उज्जाई प्राणायाम ये भी 3 से 5 बार, और भ्रामरी उद्गीत ये 7-7 बार, और थोड़ी देर सांसों पर ध्यान। ये 8 प्राणायाम नित्य प्रति किया करें SLE और MS के रोगी। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, फिर प्राणों पर प्रणव की आराधना। प्राणायाम की पूरी प्रैक्टिस हमारी प्राणायाम की CD में पूरा देख करके नित्य प्रति इसका अभ्यास करना। और SLE और MS के लिए औषध दर्शन पुस्तक में हमने पूरा इलाज बताया है, क्योंकि ये दोनों ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए ये पूरा इलाज आप पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों में ले सकते हैं। शारीरिक और मानसिक विकलांगता बच्चों में बढ़ती ही जा रही है और CP चाइल्ड्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये बहुत ही खतरनाक है किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि ऐसी शारीरिक विकलांगता आने पर एक तरफ जहां बच्चों में हीन भावना जन्म लेती है, वहीं पर माँ बाप को भी इससे बहुत कष्ट होता है, और वो बच्चे सोसाइटी के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए उनको जो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे बच्चों के लिए क्या कोई इलाज हो सकता है? एलोपैथी में तो इसका कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है। हमने देखा है ऐसे बच्चों को हमने अश्वगंधा कैप्सूल 1-1 या 2-2 और मेधावटी 1-1, 2-2 गोली का सेवन करवाया, और निरंतर उन बच्चों को प्राणायाम करवाया, और हमने पाया जो CP चाइल्ड चल नहीं पाते थे अब वो चलने लग गए, जो ठीक से बोल नहीं पाते थे वो अब बोलने भी लग गए हैं, और उनकी मेमोरी भी पहले से बहुत शार्प हो गई, उनका कंसंट्रेशन, उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे बच्चों को निरंतर प्राणायाम कराएं। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट, और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 10-10, 15-15 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक हमने करवाया है। अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम भी 7-7 बार जरूर करना चाहिए जो CP चाइल्ड है उनको। और रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के टॉप पर यहाँ दबाने से पीछे पिनियल ग्लैंड और ब्रेन ये स्वस्थ होते हैं, और ये मास्टर पॉइंट है, इससे भी ज़बरदस्त लाभ होता है CP चाइल्ड को। उनको पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों या पतंजलि योगपीठ में उनको औषधि भी जरूर दिलाएं। आयुर्वेद में ऐसी जीवनदायिनी औषधियाँ हैं जिससे CP चाइल्ड को बहुत अधिक लाभ होता है। और हमने देखा है जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं वो लगातार प्राणायाम करते हैं और जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, अमृत रसायन आदि, और भी बादाम है, अखरोट है, ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे भी उनका उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से CP चाइल्ड बच्चों को, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को लाभ होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और ऐसा देखा गया है कि जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी बचपन में हो जाता है, ऐसे बच्चे 25-30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जो है वो अकाल मौत के मुंह में समाहित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की ये जो पिंडलियां हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, बाद में उनको चलने में प्रॉब्लम आती है, पंजों के बल चलने लगते हैं, और बाद में चलते चलते गिरने लगते हैं, और फिर जो है हाथ और पैर के मसल्स काम करने बंद कर देते हैं, फिर पेट के मसल्स काम करने बंद कर देते हैं। उनका हार्ट ठीक काम कर रहा है, उनका ब्रेन ठीक काम कर रहा है, उनको भूख भी लगती है, समझ भी पूरी है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इस कदर
उनकी बुरी हालत हो जाती है कि उनको ऐसे ऐसे उठा करके रखना पड़ता है कहीं पर भी। और ऐसी स्थिति में क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक तो इसमें सीपी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्राणायाम, कपालभाति या अनुलोम विलोम करने से एकदम से सीपी का जो उनके काउंट है वो नॉर्मल आ जाते हैं। और एक खास बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इनको गिलोय का सेवन कराने से, अमृता का सेवन कराने से विशेष लाभ होता है। वैसे तो ये जो पंचामृत है जिसमें हम गिलोय, गेहूं का, जवारा, एलोवेरा, तुलसी और नीम ये जो रस पिलाते हैं ये सभी को लाभप्रद होता है। ये इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली का पाउडर हमने देखा, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चे हैं वो इसका सेवन करते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम ले लिया, इसको मिला करके रख दिया और 2 से 3 ग्राम बच्चों को खिलाया, इसका विशेष लाभ होता है। चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन और अश्वगंधा कैप्सूल ये लगातार ऐसे बच्चों को देनी चाहिए और इसका परिणाम बहुत ज़बरदस्त होता है। और प्रारंभिक अवस्था में ये रोग तुरंत अच्छा होता है, लेकिन जब ये बीमारी लंबी हो जाती है तो इसमें बहुत धीरे धीरे लाभ होता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चों को प्रारंभ से ही आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए और उनको प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये लगातार कराइए, 8 के 8 प्राणायाम। और इसमें भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबे समय कराएं। भस्त्रिका बच्चों को 5 से 10 मिनट, कपालभाति 15 से 30 मिनट तक और अनुलोम विलोम भी 15 से 30 मिनट जब करवाते हैं तो पूरे शरीर में एक सेल्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और उससे बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोग से बच जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम बेटियों में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो बेटी बड़ी होकर के माँ नहीं बन पाती है, उनको मंथली में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, अर्थात बिना दवा के फिर उनको महीना ही नहीं होता है, 3-3, 6-6 महीने हो जाते हैं, 9-9 महीने हो जाते हैं। यदि दवा नहीं लें तो फिर पीरियड ही नहीं होते, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बहुत तरह की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी अवस्था में क्या करें? पहले तो मैं बिना किसी जड़ी बूटी के ही आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज को 100% अच्छा कर सकते हैं। ये मैं हजारों रोगियों पर जो एक्सपीरियंस किया उसको आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला पेशेंट मुझे मिला नैरोबी में, केनिया के अंदर। उसके बाद दूसरा पेशेंट मुझे मिला पीसीओडी का जब मैं अमेरिका से लौट रहा था, तब बेटी मोनिका, उन्होंने मुझसे कहा बाबा जी मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और 9-9 महीने मुझे पीरियड नहीं होते थे। मैंने आपको एक दिन सुना टीवी के ऊपर और आस्था पर सुनकर के मैंने आस्था के साथ कपालभाति जैसे आपने कहा था ऐसे आधा घंटा करना शुरू कर दिया और 3 महीने में ही मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम अच्छी हो गई। और उसको तो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। तो जिसको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, बस कपालभाति निरंतर करना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने पर विद्धि, बाधिका, वटी और काचनार गुग्गुल भी 1-1 गोली ले सकते हैं और काचनार का क्वाथ भी पी सकते हैं। और यूट्रस में फाइब्रस बहुत ज़्यादा हों, ओवरी में बड़ी बड़ी सिस्ट हो गई हों और जो है शरीर में कहीं पर भी कोई सिस्ट होती है तो उसमें हम काचनार, गुग्गुल और वृद्धि, बाधिका, वटी के साथ साथ शिला सिंदूर का भी प्रयोग कराते हैं। शिला सिंदूर, प्रवाल पिष्टी, फिर अमृता, सत और कामदुधा जैसे भी आवश्यकता होती है 2 से 4 ग्राम शिला सिंदूर के साथ ये प्रयोग करवाते हैं। पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र से आप ले सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी थोड़ा कर लेना चाहिए, उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और फिर यदि 8 के 8 प्राणायाम कर सके तो फिर तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, सांसों पर ध्यान, यदि ये प्राणायाम करते हैं तो 100% आप पीसीओडी से मुक्त हो जाते हैं।
खून की कमी, हीमोग्लोबिन का कम होना, ये प्रॉब्लम लेडीज में तो करीब 50% और जेंट्स में भी कहीं 30, कहीं 40 और कहीं कहीं तो 50% ये प्रॉब्लम होती है। जेंट्स का हीमोग्लोबिन 14 से 16 के बीच में रहना चाहिए। लेडीज़ का हीमोग्लोबिन करीब 12 से 14 के बीच होता है तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि लेडीज़ को हर महीने मंथली होने से भी ब्लीडिंग होती रहती है और उनका हीमोग्लोबिन अक्सर कम रहता है। लेकिन लेडीज़ का किसी किसी का तो 4-5 तक आ जाता है और 7-8 तो बहुतों का रहता है, और जेंट्स का भी 12-14 हीमोग्लोबिन रहता है, और इसलिए काम करते समय थकान हो जाती है। यदि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा और आप 18-18 घंटा लगातार काम कर सकते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से चेक कराता हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 होता है, जबकि पिछले 15 वर्षों से मैं अनाज लेता ही नहीं हूँ। बस प्राणायाम करता हूँ, एक साधारण कोई भी सब्जी ले लेता हूँ और 1 गिलास दूध या छाछ या दही का प्रयोग करता हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। किससे? कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति प्राणायाम करने से 100% हीमोग्लोबिन जिनका भी कम है उनका बढ़ जाता है, इसमें कोई शंका नहीं मुझे। केवल हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ता, कैल्शियम की कमी भी इससे दूर होती है। किसी भी तरह के विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी नहीं रहती है। आजकल अलग अलग विटामिन के हम गोली खाते हैं, कैल्शियम की गोली खाते हैं, आयरन की गोली खाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। कपालभाति कीजिए, आपके भीतर से आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी भीतर है, गर्मी भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, भगवान भीतर है, सारा ब्रह्मांड अपने ही भीतर है, सब कुछ अपने भीतर है। योग से आपको शक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और अतीन्द्रिय शक्ति मिलेगी, अतीन्द्रिय ज्ञान मिलेगा। ये तो बहुत ही बड़ी विद्या, बहुत ऊंची विद्या है योग विद्या। जिनको भी हीमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन सी, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वे एक जैसा अनाज ना खाएं, मिला जुला खाएं, मिलजुल करके रहें। मिलजुल के रहेंगे आप आनंद से रहेंगे, मिला जुला खाएंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। बाजरे में, जवार में, रागी में, ये जो हमारे मोटे अनाज हैं, इनके अंदर कैल्शियम और आयरन और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए पहले जो है मिला जुला अनाज खाया करते थे। आज हमने पुनः आरोग्य आटा के नाम से, नवरत्न आटा के नाम से एक नई परंपरा शुरू की है। आओ वापस अपने उसी पुराने आहार और पुराने विचारों की परंपरा को अपनाओ, स्वस्थ भी रहोगे और सुखी भी रहोगे। हमने गेहूं, सोयाबीन, चना, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, जौ और सिंघाड़ा 9 अनाजों को मिलाकर के, और दलिये में भी चावल, मूंग, बाजरा और गेहूं, ये 500-500 ग्राम लेकर के थोड़ा 20 ग्राम इसमें अजवाइन को मिला दिया, 50 ग्राम तिल को मिला दिए, हम दलिया खिलाते हैं। ये 9 अनाज का आटा और ये 4 अनाज का दलिया खाने से हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी नहीं। बाकी हरी सब्जियों का आप सेवन करें, गाजर का सेवन करें, पालक का सेवन करें, बथुआ लें, जो भी हरी सब्जियां हैं, गाजर है, फिर लौकी है, ये सब हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। सेव से भी ज़्यादा आयरन केले में और अमरूद में होता है, इसलिए केला और अमरूद का सेवन करें, इससे भी आपके शरीर में आयरन बढ़ता है। आप मुनक्का और अंजीर का सेवन करें, इससे भी आपके शरीर में खून बढ़ता है। आंवला और एलोवेरा का जूस पी लें, व्हीट ग्रास ले लें, तो इससे भी आपका हीमोग्लोबिन 100% बढ़ता है और आपके शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी। आपको जिंदगी में कभी भी आयरन के कैप्सूल नहीं खाने पड़ेंगे। गांठ, सिस्ट और लाइपोमा की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेडीज को स्तनों में गांठ हो जाती है, यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट हो जाती है। जेंट्स को भी, किसी को जो है पेनक्रियाज में गांठ है, किसी को पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी गांठ है, किसी को ऐसे ही माथे पर गांठ हो जाती है, किसी किसी को तो पूरे शरीर में, पेट में, पीठ में, शरीर में हजारों गांठें हो जाती हैं। इसको लाइपोमा कहते हैं। गांठ लंबे समय तक रहती है तो कैंसर भी हो सकती है। गांठें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक बेनाइन, बिना कैंसर वाली गांठ, एक मैलिग्नेंट, ये कैंसर वाली गांठ, एक टीबी वाली गांठ।
ये किसी किसी को जेनेटिकली भी होती हैं, और वैसे भी जो शारीरिक श्रम अब कम हो रहा है तो इसमें भी मैंने देखा है कि गांठों की समस्या बढ़ती जा रही है। गांठ के लिए एलोपैथी में बस एक ही इलाज है कि गांठ हो गई है तो ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद भी दोबारा गांठ हो जाती है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी वैसी हो गई है, एक जगह से गांठ निकाली दूसरी जगह होगी, क्या करें। कपालभाति प्राणायाम आधा आधा घंटा करने से कहीं पर भी शरीर में कैसी भी गांठ हो, चाहे टीबी की गांठ हो, चाहे कैंसर की गांठ हो, चाहे वो बेनाइन ट्यूमर है, चाहे मैलिग्नेंट है या टीबी की गांठ है, वो सब अच्छी हो जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम आधा आधा घंटा दोनों समय करें। कहीं पर भी शरीर में गांठ है 100% अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही जबरदस्त लाभ करता है। कपालभाति के साथ साथ बाकी दूसरे जो 7 प्राणायाम है उनको भी कर सकते हैं, उससे आपका शरीर और ज्यादा स्वस्थ रहेगा। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करें। और एक दो पर नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर हमने इसका प्रयोग किया है, और इसके तो लाखों लोगों के हमारे पास में एविडेंस है जिनको पहले गांठें थी और प्राणायाम करने के बाद गांठें 100% अच्छी हो गई। जब गांठ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसी अवस्था में सुबह सुबह खाली पेट गोमूत्र का अर्घ पिया जा सकता है, वृद्धि बाधिका बटी और काचनार गुगुल लिया जा सकता है। गांठें ज्यादा होने पर हम शिला सिंदूर 2 से 4 ग्राम प्रवाल पिष्ट मोती पिष्ट उसमें मिला करके दे देते हैं, इसकी पुड़िया बना करके। ये पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से या पतंजलि पीठ में आकर के आप ले सकते हैं। गांठ कैसी भी हो शरीर में रह नहीं सकती। और बस एक बात मैं खास कहना चाहूंगा, इसमें 3 से 6 महीने का वक्त लग जाता है। किसी किसी ने तो अपने 1-1, 2-2 किलो की गांठ, किसी को कुल्ले पर, किसी को पीठ में गांठ हो गई थी, और कैंसर तक की गांठ। पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में मैंने देखा है, जिन्होंने कपालभाति को अपनाया है, फिर उनके शरीर में गांठ, सिस्ट, लाइपोमा की प्रॉब्लम रही नहीं। किसी भी तरह की शरीर में गांठ होती है उसमें हल्दी बहुत लाभ करती है। तो 2 से 3 ग्राम हल्दी सुबह खाली पेट ले लें तो उससे गांठ में बहुत जल्दी लाभ होगा। मोटापा, ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं है। वैसे तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, थायराइड, जितनी भी बीमारियों के लिए एलोपैथी में दवाइयां बनाई जाती हैं वो सब कंट्रोल करने वाली दवाइयां होती हैं, क्योर करने वाली नहीं होती। वो मेंटेन डिजीज हैं और उनको मेंटेन करने के लिए मेडिसिन्स होती हैं। लेकिन यहाँ मोटापा को तो मेंटेन करने के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं है। इसका इलाज क्या है? मोटापा को कंट्रोल करने के लिए हमारा वेट एकदम नॉर्मल रहे। नॉर्मल वेट कैसे होगा और क्या है? जितने इंच आपकी हाइट है, आपकी हाइट यदि 5 फीट 7 इंच है तो आपका 67 से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। या तो लोग ओवर वेट हैं या तो अंडर वेट हैं। 100 में से शायद एक ही व्यक्ति होगा जो नॉर्मल वेट होगा। वैसे थोड़ा बहुत कम ज्यादा वेट चल सकता है, लेकिन ओवर वेट, अंडर वेट की संख्या बहुत ज्यादा है। ओवर वेट और अंडर वेट दोनों ही प्राणायाम करते हैं तो उनका वेट बैलेंस हो जाएगा। योग का काम ही है समत्वम योगा उच्यते, सब कुछ को बैलेंस करना, वेट को बैलेंस करना, बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, और शरीर को संतुलित करने के साथ साथ मन को संतुलित करना, आहार को, विचार को, निद्रा को संतुलित करना, यही योग का काम है। समदोषाः समाग्नि से समधातुम क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रियम स्वस्थित्यभिधीयते। तो प्राणायाम नियमित रूप से करें। मोटापा को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ सीधे लेट करके एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेकर के आना, फिर एक एक पैर को गोल घुमाना, फिर साइकिलिंग करना, खड़े होकर के आगे पीछे शरीर को झुकाना, उससे आगे पीछे के मसल्स की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। नियमित रूप से यदि आप योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे भी आपका वेट नॉर्मल रहता है। आप यदि जवान हैं दौड़ लगा लें तो सबसे अच्छा होता है। यूँ स्विमिंग करके भी लाभ होता है, तेज चलने से भी लाभ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ होता है कपालभाति से। आधा आधा घंटा सुबह शाम हमने करवाया और ये पाया कि आधा किलो से लेकर के 1 किलो, और प्रारंभ में तो किसी किसी का 2-2 किलो भी कम हो जाता है वेट। इसमें शंख प्रक्षालन करा करके फिर प्राणायाम कराते हैं तो और ज्यादा लाभ होता है। मोटापा के बहुत कारण हो सकते हैं
और उसमें एक बड़ा कारण है थायराइड की प्रॉब्लम। किसी किसी को जेनेटिकली भी होता है, किसी किसी को दवाओं की रिएक्शन से मोटापा हो जाता है, जो फिजिकल वर्क पूरा नहीं होने से भी मोटापा हो जाता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम के कारण से यदि आपको मोटापा है तो कपालभाति के साथ उज्जाई भी 7 से 11 बार तक करना आपके लिए जरूरी है। और अंगूठे के नीचे ये थायराइड का पॉइंट है हथेली में, यहाँ से 2-2 मिनट दबाएं तो आप मोटापा के साथ साथ थायराइड की बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। मेदोहरवटी हम इसमें देते हैं तो मोटापा के रोगियों को बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। जिनको भी मोटापा है वो मेदोहरवटी 2-2 गोली सुबह शाम खा ले। त्रिफला गुग्गल भी 1-1 गोली उसके साथ में ले सकते हैं। और शरीर में सूजन है, वाटर टेंशन है तो पुनर्नवादी मंडूर भी दे देते हैं, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। अश्वगंधा के पत्ते सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ते खाली पेट ऐसे हाथ में ऐसे रगड़ करके या ऐसे चबा करके खाने से विशेष रूप से लाभ होता है। अश्वगंधा का चूर्ण, अश्वगंधा का जो रूट होता है उसका चूर्ण बनता है, वो अंडरवेट्स के लिए लाभ करता है, लेकिन अश्वगंधा के पत्ते ये ओवरवेट के लिए विशेष लाभ करते हैं। गोमूत्र का अर्क पीने से विशेष लाभ होता है मोटापा में। गोमूत्र का अर्क 3 से 5 चम्मच सुबह खाली पेट जो है गर्म पानी में मिला करके पी लेते हैं, उससे मोटापा के रोगियों को बहुत जल्दी लाभ होता है। नियमित रूप से प्राणायाम करें, गोमूत्र का सेवन करें, मेदोहरवटी का सेवन करें और आरोग्य आटा और आरोग्य दल। आरोग्य आटा गेहूं, चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई, जौ, छोला और सिंघाड़ा, ये 9 अनाजों को मिला करके बनाते हैं। ये नवरत्न आटा और 4 अनाजों से मिलाकर के एक दलिया बनाते हैं। 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग और 500 ग्राम चावल, इसमें 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तिल, ये मिला करके एक दलिया बना लेते हैं। ये मोटापा में विशेष लाभ करता है। ये दलिया खाएं 21 दिन तक और प्राणायाम करें। लौकी का जूस साथ में पी लें और अश्वगंधा के पत्ते खा लें तो 15 से 20 किलो भी वेट हमने कम किया है 15-20 दिन के अंदर ही। ये जबरदस्त लाभ करता है ये सारा प्रयोग। आज तक इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों का हजारों नहीं हमने लाखों करोड़ किलो वजन कम किया है प्राणायाम करवा करके। प्राणायाम तो अद्भुत है। और बस आहार पर नियंत्रण जरूर रखें। जो कार्बोहाइड्रेट है अपनी डाइट में कम कर दें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, थोड़ा अंकुरित अन्न लें, प्रोटीन डाइट लें, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो है किसी भी तरह के मीठे से आप बचें। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिएं। गर्म पानी पीने से ही महीने में 3 से 5 किलो वेट कम कर सकते हैं आप। खाली गोमूत्र का अर्क, जो आपको गोधन अर्क हम यहाँ से उपलब्ध कराते हैं पतंजलि से, वह भी अद्भुत लाभ करता है। ये तो उत्तराखंड की जो देसी गायें हैं उनके मूत्र से तैयार किया जाता है। तो ये उपाय हैं मोटापा कम करने के, और इन उपायों को अपना करके आप 100% मोटापे से मुक्त हो सकते हैं। और जब मोटा व्यक्ति होता है तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, देखने में वो खूबसूरत नहीं लगता। आजकल तो 0 साइज का बड़ा क्रेज चल रहा है। मैं कहूँगा 0 साइज तो नहीं, लेकिन आपकी बॉडी का जो है एक परफेक्ट साइज होना चाहिए, और वो योग और आयुर्वेद के प्रयोग से आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अंडरवेट होना अर्थात शरीर का वजन कम होना, ये एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं। हाँ, बेशक मोटापा से पीड़ित लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अंडरवेट्स भी बहुत हैं। और जब कोई जवान अंडरवेट होता है तो चाहे वो युवक हो या युवती हो, तो उसको एक आत्मग्लानि होती है, एक हीन भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। और कुछ तो इतने दुबले पतले होते हैं, उनके हाथ जो है इतने पतले पतले, उनकी टांगे बहुत पतली पतली, और शरीर में हड्डियां हड्डियां दिखती हैं, माने उनके शरीर में मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं, और फैट तो जैसे मानो है ही नहीं। उनके फोटो खिंचवाओ तो एक्सरे जैसे आते हैं। बहुत हीन भावना फिर जन्म लेती है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है नियमित रूप से योगाभ्यास। सूर्य नमस्कार करें, योगिक जॉगिंग करें, और जो जवान है हो सके तो दंड बैठक भी लगाया करें मेरे साथ साथ आस्था पर देख करके। योगाभ्यास हर दिन सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक किया करें। जो अंडरवेट है उनके लिए दूध और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, इस सभी जो अंडरवेट्स हैं उनको नॉर्मल वेट करने में मदद करते हैं। तो माताएं, बहनें हों अथवा भाई हों, युवक युवतियां हों, बच्चे हों, जो भी अंडरवेट हैं, वे सभी अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, दूध के साथ 1-1, 2-2 ग्राम ये
अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूंगफली का पाउडर ले सकते हैं। जो अंडरवेट है उनके लिए बहुत अच्छा होता है दूध और केला। केला तो हर मौसम में मिलता है। जो ओवरवेट हैं वो केला ना खाएं, हम बताते हैं, लेकिन जो अंडरवेट है उनके लिए केला दवा है। जिनको अस्थमा है वे पहले योगाभ्यास प्राणायाम करके अपना अस्थमा ठीक कर लें, थोड़ा शिलाजीत भी ले लें, च्यवनप्राश से ले लें, नहीं तो क्योंकि किसी को जिनको अस्थमा और एसिडिटी है उनको केला नुकसान करता है, वो ना खाएं। हाँ, जिनको अस्थमा है वे फिर दूध के साथ खजूर ले लें, वो अस्थमा की भी दवाई और आपको नॉर्मल वेट भी करेगी। तो 5 से 10 खजूर दूध के साथ आप खाइए, वजन बढ़ाइए। डेट से वेट बढ़ता है, डेट बोलते हैं अंग्रेजी में खजूर को। डेट खाइए, वेट बढ़ाइए। और दूध और आम की सीजन में आम और दूध लीजिए, इससे आपका वेट बढ़ेगा। और प्राणायाम नियमित रूप से कीजिए, आप ना ओवरवेट रहेंगे ना अंडरवेट रहेंगे। जो अंडरवेट्स हैं उन्होंने प्राणायाम किया तो हमने देखा उन्होंने 10-10, 20-20 किलो अपना वजन बढ़ाया। किसी किसी को तो बीमारी आदि के कारण से 35-35 किलो वजन जिनका रह गया था, पहले 60 किलो था 35 किलो रह गया था। प्राणायाम योगाभ्यास करके और घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके हमने 1-2 का नहीं, हजारों लाखों लोगों का वजन बढ़ाया है। इसके पूरे प्रमाण हमारे पास में है। क्रैम्प्स और फाइलेरिया के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। जिनको भी क्रैम्प्स आते हैं वे विषतिंदुक वटी जो पतंजलि से हम बनाते हैं उसका सेवन किया करें। 1-1 गोली सुबह शाम। हाई बीपी हो तो उसकी आधी गोली भी ली जा सकती है। 1-1 गोली सुबह शाम लेने से 15-20 दिन या महीने भर में ही ये क्रैम्प्स आने बंद हो जाते हैं। शारीरिक दुर्बलता के कारण से भी किसी किसी को क्रैम्प्स आते हैं तो वे विषतिंदुक वटी के साथ साथ चंद्रप्रभा वटी और अश्वगंधा कैप्सूल भी ले लें, अथवा शिलाजीत रसायन 1-1 गोली खा लें। तो अश्वगंधा कैप्सूल, चंद्रप्रभा वटी और शिलाजीत रसायन 1-1 गोली लेने से क्रैम्प्स में और ज्यादा लाभ होगा। विषतिंदुक वटी इसका जबरदस्त इलाज है। और क्रैम्प्स के साथ साथ फाइलेरिया के लिए भी कोई इलाज नहीं है। जब फाइलेरिया होता है तो पैर ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, फील पाँव, हाथी पाँव उसको बोलते हैं, या हाथों में भी किसी किसी को हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा करने से फाइलेरिया की प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। तो जिनको भी क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है वे भी कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, और जिनको फाइलेरिया की प्रॉब्लम है वो आधा घंटा करें तो फाइलेरिया 100% अच्छा हो जाता है। जिनको फाइलेरिया है वे मेदोहरवटी और पुनर्नवादी मंडोर ये भी 2-2 गोली खाएं तो जल्दी इससे मुक्ति मिलेगी। और जिनको फाइलेरिया है वो सुबह सुबह खाली पेट गोमूत्र का अर्क गर्म पानी में ले लिया करें, और जब भी प्यास लगे तब गर्म पानी पिएं तो फाइलेरिया में बहुत जल्दी लाभ होगा। और जिनको फाइलेरिया है वो काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी के साथ साथ काचनार का क्वाथ भी पी सकते हैं, उससे उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। फाइलेरिया के कारण से किसी किसी के पैरों में यदि घाव हो जाते हैं तो उसमें कायाकल्प तेल लगाएं, और कायाकल्प वटी भी 2-2 गोली सुबह खाली पेट, और आरोग्य वटी भी 2-2 गोली खाली पेट ले लेंगे तो उससे फाइलेरिया में और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। थायराइड की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम हो रही है तो ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म हम खाते हैं, कोका कोला, पेप्सी आदि कोल्ड ड्रिंक्स आदि पीते हैं, और भी तीखे तले हुए पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हैं। शारीरिक श्रम कम हो गया है। बहुत से कारण हैं जिनके कारण से थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड की बीमारी एक बार हो जाए तो आपको जिंदगी भर अल्ट्रोक्सिन और तमाम दूसरी तरह की एलोपैथी की गोलियां खानी पड़ती हैं। उससे थायराइड को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड को कंट्रोल करते करते भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस तो और ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं। थायराइड के कारण से आंखों का बाहर आना, थायराइड के कारण से चक्कर आना, फिर थायराइड के कारण से जो है मोटापा का बढ़ना या अंडरवेट हो जाना, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों ही अवस्थाओं में एक तो कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम जबरदस्त लाभ करते हैं। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, एक कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक करा देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और थायराइड के लिए आसनों में सर्वांगासन, हलासन विशेष रूप से लाभ करते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वे सर्वांगासन और हलासन नहीं कर सकते, वो उष्टासन भी नहीं कर सकते, तो फिर वो गले का यही आसन करना है, ऐसे बस सूक्ष्म व्यायाम करना है, ऐसे, इससे भी गले के
रोग, सभी रोगों में और थायराइड की बीमारी में विशेष रूप से लाभ होता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो और एक्सरसाइज कोई ना कर सकते हो, आसन कोई ना कर पाते हो, तो वे कपालभाति के साथ साथ उज्जाई प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। वो 7-11 से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। ये कपालभाति और उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, फिर दाहिने आंख को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देना। इसको 7-11 से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। थायराइड के लिए बहुत जरूरी है ये थायराइड का पॉइंट एक्यूप्रेशर में, अंगूठे के नीचे से ये हथेली में ये जो उठा हुआ भाग है इसको दबाते हैं दोनों हाथों में, और 2-2 मिनट ऐसे दबाने से थायराइड की प्रॉब्लम में 100% लाभ हो जाता है। हमने जो 5 माह 10-10 सालों से थायराइड के लिए गोलियां खा रहे थे, उनको योगाभ्यास कराया और हमने पाया कि आज उनकी थायराइड की सब गोलियां बंद हो गई। किसी के 1 महीने में, किसी के 2 महीने में, किसी के 3 महीने में, किसी के 6 महीने में थायराइड की गोलियां 100% बंद हो जाती हैं। वैसे हम जब पतंजलि योगपीठ में जब लोग आते हैं उनकी थायराइड की गोली पहले दिन से बंद करा देते हैं, और थायराइड की कंडीशन का वजन बढ़ा हुआ था तो उसको भी हम नॉर्मल करते हैं, और देखते हैं कि आने से पहले हम उनका T3, T4, TSH चेक कराते हैं, और 7 दिन में गोलियां बंद कराने के बाद हम देखते हैं कि उनका T3, T4, TSH 100% कंट्रोल में आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं। इसमें दवा के तौर पर त्रिकुटा चूर्ण 50 ग्राम, प्रवाल पिष्टी या गोदंती भस्म उसके अंदर मिला देते हैं। ये कोई मेटेलिक भस्म नहीं है। प्रवाल पिष्टी या गोदंती 10 ग्राम और त्रिकुटा 50 ग्राम, इसको मिला करके आधा ग्राम शहद से चटा देते हैं। और थायराइड के कारण से मोटापा भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनको मेदोहरवटी भी दे देते हैं, और काचनार, गुग्गल और वृद्धिवादी का वटी भी देते हैं। तो वृद्धिवादी का वटी, काचनार, गुग्गल और मेदोहरवटी, ये एक गोली खाने के बाद खिला देते हैं, तो थायराइड के रोगियों को और जल्दी लाभ हो जाता है। सुबह सुबह खाली पेट गोमूत्र का अर्क पीने से भी थायराइड के रोगियों को विशेष लाभ हो जाता है। और थायराइड के साथ साथ थायराइड के सभी कॉम्प्लिकेशंस भी 100% दूर हो जाते हैं। अनिद्रा, इंसोम्निया से आज देश और दुनिया की करोड़ों लोग पीड़ित हैं। जैसे जैसे तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है, इस सब के बीच जहां तनाव से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी और पेट की बीमारियां, तमाम रोग हो रहे हैं, वहां तनाव से, चिंता से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अनिद्रा की, इंसोम्निया की। इसके लिए क्या करें? जिनको भी तनाव बहुत ज़्यादा रहता है और नींद बहुत देर से आती है, बहुत कम आती है, और वो गहरी नींद नहीं सो पाते हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो सोने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। वैसे सुबह यदि प्राणायाम कर लिया जाए तो शाम को अच्छी नींद अपने आप ही आती है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको आप सोने से पहले कर सकते हैं, खाने के 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे अनुलोम विलोम और भ्रामरी, यदि आप अकेले सोते हैं तो आप भ्रामरी उद्गीत बोल करके कर सकते हैं, नहीं तो बस खाली अनुलोम विलोम कीजिए। आप के साथ परिवार के दूसरे लोग हैं, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो आपके कारण से आपकी जीवन साथी को प्रॉब्लम ना हो, तो आप खाली अनुलोम विलोम ही कीजिए और सांसों पर थोड़ी देर ध्यान कीजिए। आप इसको लेटे लेटे भी कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि अनुलोम विलोम करते करते ही 5-10 मिनट में आप अपने आप आपको बहुत गहरी नींद आएगी। आपका स्ट्रेस लेवल भी एकदम नॉर्मल आ जाएगा, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस एकदम नॉर्मल आ जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। और ये छोटी अंगुली की पास वाली अंगुली, रिंग फिंगर के टॉप पर दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाने से अपने आप नींद अच्छी आती है। गर्मी में अमृत रसायन, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह आंवले का जूस पी लिया करें, वह भी स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करता है, आपके पूरे सिस्टम को अच्छा रखता है। और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए औषधि के तौर पर मेधावटी, वो 1-1 गोली ले लिया करें। और
नींद कम आती है और बीपी भी है तो मुक्तावटी ले लें। तो मुक्तावटी से इसको चबा करके खा लें सुबह शाम खाली पेट, तो नींद आपको बहुत अच्छी आएगी और आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। जटामासी 100 ग्राम और इसमें 50 ग्राम सर्पगंधा और दोनों को मिला करके पाउडर करके करीब 2 ग्राम पानी के साथ ले लें। इससे नींद बहुत अच्छी आएगी और कुछ दिनों के बाद इसके लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मस्तिष्क के लिए भी ताकत देने वाली औषधियाँ हैं। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम और जटामासी का सेवन अनिद्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। ऐसा करके आप अनिद्रा से 100% छुटकारा पा सकते हैं। किलोइड्स की प्रॉब्लम हार्ट की सर्जरी के बाद अक्सर लोगों को हो जाती है। यहाँ 1, 2, 3 किलोइड्स बन जाते हैं, फिर बहुत मोटा मोटा हो जाता है वहाँ से, फिर उसमें दर्द होता है, एकदम वो लाल लाल हो जाता है और किसी किसी को तो उसमें खून भी निकलने लगता है। हार्ट की सर्जरी के अलावा किसी किसी को ऐसे हाथों में भी मैंने देखा है और शरीर के ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। किसी किसी को तो 10-10, 20-20 किलोइड्स हो जाते हैं। इसका इलाज सर्जरी नहीं है, सर्जरी के बाद फिर वो और बढ़ने लगते हैं। जैसे मस्सा जो है वो काट भी देते हैं तो फिर पैदा हो जाता है। तो बॉडी की एक टेंडेंसी हो जाती है। कैसे इससे मुक्ति पाएं? कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा करें तो किलोइड से आप मुक्त हो जाते हैं। ये 1-2 पर नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों पर हमने प्रयोग किया है। फिर काचन और गुग्गुल वृद्धि बाधिका वटी, ये भी 2-2 गोली खाने के बाद दे दे जिनको भी किलोइड्स की प्रॉब्लम है। त्रिफला गुग्गल भी 1-1 गोली ली जा सकती है और मेदोहर वटी भी 1-1 या 2-2 गोली खाली पेट ले सकते हैं। तो 1-1 गोली त्रिफला गुग्गल की, 1-1 गोली काचनार गुग्गल की और वृद्धि बाधिका वटी की, ये खाने के बाद और खाली पेट मेदोहर वटी दे दें तो उससे बहुत जल्दी लाभ होता है। किलोइड्स ज्यादा हो तो शिला सिंदूर प्रवाल पिष्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो अपने पतंजलि चिकित्सालयों से वैद्यों के परामर्श से आप ले सकते हैं। ये 2 से 4 ग्राम शिला सिंदूर और इसमें प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी या कामदुधा जैसे शरीर की प्रकृति होती है वैसे मिला करके दिया जाता है। जिनको भी किलोइड्स की प्रॉब्लम हो वे 1 से 2 ग्राम सुबह सुबह खाली पेट हल्दी का पाउडर जो है वो पानी के साथ में फांकी मार करके ले लिया करें। उससे भी किलोइड्स में आपको जबरदस्त लाभ होगा। जिनको किलोइड्स की प्रॉब्लम है और उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है, खुजली बहुत होती है उसके अंदर, तो कायाकल्पवटी 2-2 गोली और आरोग्यवटी जिसमें गिलोय, नीम और तुलसी होती है, तो किसी भी तरह की बॉडी के इन्फेक्शन और किसी भी तरह के स्किन डिसऑर्डर में और जो है दांत खाज खुजली में भी वो विशेष लाभ करती है। तो आरोग्यवटी और कायाकल्पवटी जिसका प्रयोग हमने करोड़ों लोगों पर करके उनके तमाम तरह की खाज खुजली से लेकर के और बड़े बड़े चमड़ी के रोग से वो जो है पिंपल्स की प्रॉब्लम है, चाहे सोराइसिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है और स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम है, सब में उससे विशेष लाभ होता है। तो कायाकल्पवटी और आरोग्यवटी ये 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ लेने से विशेष लाभ होगा और किलोइड्स से आप मुक्त हो जाएंगे। योग